सुरीले गीतों की डोर, सुरीले गीतों की डोर 90.4, सुरीले गीतों की डोर, सुरीले गीतों की डोर 90.4, 90.4। रेडियो सोलर 90.4 FM पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और ये है हिमाचल प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो हमारा 90.4 FM। श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ सुमन और आप सभी किसान भाइयों के लिए लेकर हाजिर हूँ फिर से ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है आओ चलें खेतों की ओर। और आप सभी को इस कार्यक्रम में दी जाती है जानकारी खेती बाड़ी के बारे में कि किस तरह से आप अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा रोजगार बना सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दी थी गुलदाउदी की खेती के बारे में, जिसे कि क्राइसैंथेमम भी कहा जाता है, कि किस तरह से आप उसकी खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो आज भी इसी विषय के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे कि किस तरह से और बेहतर तरीके से आप इसे अच्छा बना सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में भी नौणी विश्वविद्यालय के पुष्प विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर S.R. धीमान हमें जानकारी देंगे, जिनसे आज बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर करण सिंह वर्मा। तो आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं उनकी बातचीत आगे। नमस्कार किसान भाइयों व बहनों, आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप सुन रहे हैं हिमाचल का पहला कम्युनिटी रेडियो हमारा 90.4 FM। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे रेडियो से खेती बाड़ी की बाबत प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है जिसका नाम है आओ चलें खेतों की ओर। आज के इस प्रोग्राम में खेती बाड़ी की बाबत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर S.R. धीमान, जो नौणी विश्वविद्यालय के पुष्प विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आज डॉक्टर साहब जिस विषय पर किसान भाइयों से जानकारी साझा करना चाहेंगे वो विषय रहेगा गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती, यानी क्राइसैंथेमम की व्यावसायिक खेती। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। इसमें सिंचाई का प्रावधान अपने किसान भाइयों को कैसे रखना चाहिए? सिंचाई करते वक्त किसान भाई ध्यान रखें कि इसकी जड़ों में के आसपास या इसकी क्यारी में पानी खड़ा ना हो। हाँ जी। यदि पानी खड़ा हो गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर भी आपके पौधे जो हैं वो मर सकते हैं। मतलब ये इतना सेंसिटिव पौधा है हाँ। पानी के लिए। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ इसमें सूखा भी नहीं रहना चाहिए। तो मिट्टी की जो है वो नमी बनी रहे, इसका किसान भाई ध्यान रखेंगे। मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा था इस विषय को जब हमने पकड़ा था कि उसके जो अपनी अटेंशन है, किसान का जो अपना समय है वो 100% वो अपनी खेती में लगाए, तभी जो है वो सक्सेसफुल बन सकता है। उसमें एक मुद्दा जो सिंचाई वाला है ये बड़ा टिपिकल है। यदि हम उसमें बिल्टिंग पौधे में हो जा रही है, पानी की कमी आ जा रही है और हम मुरझा रहा है तो जो है उस उत्तम गुणवत्ता के फूलों पर नहीं मिल पाएंगे किसान को। तो इसलिए उसमें नमी बनाए रखने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे मिट्टी के हिसाब से जरूरत पड़ती है उसमें हमें पानी लगाना है, इतना पानी लगाना है ताकि जड़ों में वो पानी इकट्ठा ना हो जाए। इसका मतलब है कि जल निकास बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसमें उनमें पानी की कमी भी नहीं रहनी चाहिए और पानी खड़ा भी नहीं होना चाहिए। मतलब नमी का एक उचित स्तर बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कौन सी खादों का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में कौन सी खाद और कब डालें? बिल्कुल, मैं बताऊंगा किसान भाइयों को कि जैसे हम खेत की तैयारी करते हैं शुरू में पौधा लगाने से पहले, उस समय गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 10 किलोग्राम पर वर्ग मीटर के हिसाब से, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिट्टी में मिलाएं अच्छी तरह से, लेकिन वो सड़ी होनी चाहिए, कच्ची ना हो। एक बात। दूसरा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम NPK तीनों का 30-30 ग्राम मिश्रण इसकी खेती के लिए रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। लेकिन ध्यान रहे कि फास्फोरस और पोटासियम की सारी मात्रा शुरू में गोबर के साथ ही मिक्स कर दें मिट्टी में, और
जो नाइट्रोजन है उसका 15 ग्राम पहला हिस्सा, आधा हिस्सा वो मिट्टी में मिक्स कर दें तीनों के साथ। बचा हुआ जो 15 ग्राम नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग 45 दिन के, प्लांटिंग के 45 दिन के बाद जो है वो मिट्टी में मिक्स करें। तो ये खादों के बारे में डॉक्टर साहब जानकारी मैं देना चाहूँगा। और इसको कुछ अरसे के बाद दोबारा नाइट्रोजन की डोज डालें, आधी डोज, बची हुई डोज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, वो लगभग 45 दिन के बाद। हाँ जी, 1.5 महीने के बाद। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इसकी खेती से संबंधित और कोई तकनीकी जानकारी आप देना चाहेंगे तो वो भी बताइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कुछ इम्पोर्टेंट क्रियाएं हैं। हाँ, जैसे पिंचिंग हम बोलते हैं, डिस बडिंग है, डिश शूटिंग है, बीडिंग तो एक ऐसा ऑपरेशन है जो किसानों की भाषा में अच्छी तरह डॉक्टर साहब समझा कर बताएं, ताकि हमारे किसान भाई इसको पूरी तरह से समझ लें और उसी हिसाब से इन जो विधियां बताएंगे, तकनीकी जानकारी देंगे, उस पर पूरा अमल करें। बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो जैसे डॉक्टर साहब एक एक करके मैं बताना चाहूँगा किसानों को। जैसे हम पौधा लगा देते हैं, प्लांटिंग कर दी हमने, उसके बाद लगभग 15-20 दिन के बाद जब पौधा जड़ पकड़ लेता है तो पहली क्रिया एक करनी पड़ती है किसानों को, पिंचिंग, जिसको हम शीर्ष नोचन हिंदी में बोलेंगे। ये ऐसी क्रिया है जिसको ऊपर वाला हिस्सा पौधे का, लगभग पौधे की लंबाई जब हम खेत में लगाते हैं लगभग 4-5 इंच 6 इंच इतनी रहती है। तो जब पौधा जड़ पकड़ लेता है तो उसमें लगभग 1-आधा इंच वाला भाग जो है, टिप वाला पोर्शन ऊपर से हम तोड़ देते हैं। अच्छा। वो बिल्कुल हाथ से आराम से तोड़ सकता है, उसको हम कैंची या सिकेटियर का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये ब्रिटल होता है पौधा, आराम से हाथ से किसान उसको तोड़ देता है। उसको हम कहते हैं शीर्ष नोचन या पिंचिंग। ये इसलिए हम करना पड़ता है क्योंकि एक पौधा जो है, अदरवाइज पौधा जो सीधा ऊपर को बढ़ता जाएगा और उसमें फूलों की मात्रा कम होगी, शाखाएं कम बनेंगी और हमें कम फूल मिलेंगे। तो फूल एक ही पौधे से हमें ज़्यादा फूल मिले, इसलिए हम पिंचिंग इसकी करते हैं, शीर्ष नोचन इसका करते हैं, ताकि उसमें साइड से शाखाएं बने। अब मान लीजिए वो शाखाएं जो बनी है उसमें हम कर रहे हैं लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए काम, तो उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, उन शाखाओं में जितने फूल आएंगे उसको हम एंड में निकालेंगे, अंत में और टोकरियों में भरेंगे, तोड़ेंगे और मार्केट ले जाएंगे। लेकिन यदि कट फ्लावर प्रोडक्शन का हमारा, लंबी डंडी वाले फूल पे उत्पन्न करने का हमारा उद्देश्य है तो हम क्या करेंगे, एक पौधे में 4 से 6 शाखाएं रखेंगे। हो सकता है कि पिंचिंग के बाद, शीर्ष नोचन के बाद पौधे में 8, 10, 12 शाखाएं आए, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो इतना सा जाल बनाती हैं मिट्टी में कि 4 से 6 शाखाओं के बीच में उसको सपोर्ट करती हैं, पालन पोषण कर सकती हैं, उसका फैलाव बर्दाश्त कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा शाखाएं यदि होंगी तो वो कमज़ोर रह जाएंगी और उत्तम गुणवत्ता के फूल उसमें नहीं आएंगे दोबारा से। इसलिए 4 से 6 शाखाएं ही किसान रखेंगे यदि वो उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए। अब वो 4 से 6 शाखाओं को लेके हमने आगे चलना है। अब उसमें अगला जो हमारा ऑपरेशन आएगा डॉक्टर साहब वो है डिश शूटिंग। डिश शूटिंग का मतलब है अनचाही शाखाओं को निकालना। ठीक बात है। तो हर एक शाखा में हम देखते हैं कि पत्ते, जहाँ पत्ता शाखा के साथ जुड़ा होता है उसके बीच में लीफ एक्सिल में जो है छोटी सी शाखा बनने की टेंडेंसी होती है, तो वो अनचाही शाखाएं कहलाती हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 4 शाखाएं सीधी या 6 शाखाएं सीधी लेके चलना है। तो जो छोटी छोटी शाखाएं बीच में आती रहेंगी, उस शाखा को जैसे ही वो हाथ में पकड़ने लायक हो जाए, आधा इंच 1 इंच, उस समय उसको निकाल दें आराम से। बढ़िया आसान क्रिया है। किसान भाई इसको यदि नए जुड़ना चाह रहे हैं सीख सकते हैं अपने आस पड़ोस वाले किसान से, या हमारे पास विश्वविद्यालय में है तो हम भी उसको सिखा देते हैं। तो उसको हम डिश शूटिंग बोले हैं या अनचाही शाखाओं का निकालना कहते हैं जी। तीसरा, अब जो डिसबडिंग में कहना हो या कली का नोचन, ये ऐसा वो कलियां जो हमें जरूरत जिनकी नहीं होती है उनको निकालने को कली का नोचन कहते हैं। अब डॉक्टर साहब हम 2 तरह के बिजनेस की बात कर रहे थे, एक लूज फ्लावर प्रोडक्शन की, एक कट फ्लावर प्रोडक्शन की। बिल्कुल ठीक है। अब यदि लूज फ्लावर प्रोडक्शन की बात है मेरी, तो किसान कर रहा है तो सिर्फ जो शीर्ष वाली कली है, जो एक शाखा पे शीर्ष में कली बनी थी, उसको चोटी के ऊपर उसको हमने निकाल देना है, ताकि साइड में जितनी कलियां फिर बनेंगी उनकी बढ़वार, उनकी ग्रोथ एक बराबर हो और एक साथ हो, किसान को फूल मिले, ताकि वो किसान अपना हार्वेस्ट करे अपनी प्रोड्यूस को और मार्केट में ले जाए। यदि
किसान जो है वो कटफ्लावर प्रोडक्शन की बात करता है, तो हिमाचल प्रदेश में जो किसान कटफ्लावर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इस उद्देश्य से खेती कर रहे हैं और दिल्ली की मार्केट में जो फूल बेच रहे हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड वाली किस्मों की खेती करते हैं, बड़े फूल वाली किस्मों की खेती कर रहे हैं और उसकी मांग भी है, बजाय इसकी ये है। तो उन्होंने डिश शूटिंग कैसे करनी है कि सिर्फ एक ऊपर वाली कली को वो छोड़ देंगे, उल्टा करेंगे। जैसे हमने लूज फ्लावर वाली में क्या किया था, ऊपर वाली को तोड़ा था, और यहां हम क्या करेंगे, ऊपर वाली को रखेंगे और साइड वाली सारी कलियों को निकाल देंगे। तो ये डिसबडिंग का मुद्दा है। और ये ध्यान रखने योग्य बात यह है कि किसान जल्दी से जल्दी जैसे ये कलियां बने तो छोटी, जब ये हाथ पकड़ने लायक हो जाएं, अपनी अंगूठे और एक उंगली से के सारे से को पकड़ें, थोड़ा सा घुमाएं और ये आराम से टूट के आपके हाथ में आ जाएगी। ये कलियां जो है किसान अपने आप आराम से तोड़नी पड़ेंगी किसान को। इसीलिए मैं कह भी रहा था कि उसको 100% ध्यान अपना खेती से रखना पड़ेगा, तभी उत्तम गुणवत्ता के फूलों पैदा कर पाएगा। अगला जो एक सस्या क्रिया इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, वो है बीडिंग। हमें खेत को खरपतवारों से फ्री रखना है, इसकी खेती को। यदि खरपतवार ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा इसमें समस्याएं लगेंगी, वो खेत का जो सारा जो है खाद पानी भी खा जाएंगे जो पौधे के हिस्से में आना था अदरवाइज, और अच्छी गुणवत्ता के पौधे पैदा होने थे, फूल आने थे। और दूसरा, कई बीमारियां या कीड़े मकोड़ों को भी ये आमंत्रित करते हैं। तो निराई गुड़ाई करते वक्त किसान जो है इस घास को भी निकालना जरूरी हो जाएगा किसान भाइयों को। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, वो ज़मीन से मिलने वाली खुराक को अपने फूलों को नहीं मिलने देते और उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं और उन पर कई बीमारियां होती हैं, वो भी हमारे गुलदाउदी के पौधों को लग सकती हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, इसके बाद आप ये बताएं कि फूलों की कटाई व तुड़ाई किस अवस्था में किसान भाई करें और इनको, ये जो सस्य क्रियाएं हैं, इनको कब करें? बिल्कुल अगला प्रश्न आपने पूछा है डॉक्टर साहब। मैं बताना चाहूँ किसान भाइयों को, यदि किसान भाई कट फ्लावर के लिए लंबी डंडी वाले फूल पैदा करने के उद्देश्य से खेती कर रहा है, तो एक डंडी पे हम बात कर रहे थे अभी कि एक फूल टॉप में ऊपर रहेगा, तो वो जो फूल, जब गुलदाउदी का फूल खिलता है वो बिल्कुल गोल बन जाता है, पूरा बॉल की तरह। तो वो उस अवस्था तक हमने नहीं पहुंचना है। हमें जो कटाई करने की उचित अवस्था है इसकी, जब उस फूल की बाहर वाली पंखुड़ियां जो हैं वो डंडी के साथ 90 डिग्री का कोण बना लेती हैं, उस समय उसको हमने काटना है। यदि हम जैसे कार्नेशन की खेती भी किसान भाई करते हैं, गुलाब की खेती भी कर रहे हैं, तो उन फूलों में हम क्या करते हैं कि उसको बड स्टेज में हम काट लेते हैं। गुलदाउदी में ऐसा नहीं करेंगे। यदि बड स्टेज में हम इसको काटेंगे तो वो फूल खिलेगा नहीं, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए जो हमने ध्यान रखना है कि जो इसकी बाहर वाली पंखुड़ियां हैं, जब फूल खिल जाएगा 90 डिग्री का कोण डंडी के साथ बना लेंगी, उसी समय इसको काटना है। तो ये इसकी कट फ्लावर के काटने की, डंडी वाले फूल को काटने की अवस्था मैंने आपको बताई है। दूसरा, जो लूज फ्लावर प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी इससे एडवांस स्टेज है। थोड़ा सा फूल को और गुलाई की तरफ आने देना है, ताकि उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो पूरी खुल जाएं, पूरी बढ़ जाएं। और लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो आप फूल को तोड़ें और पंखुड़ियां अलग हो जाएं और बाकी फूल वाला हिस्सा अलग रह जाए, ऐसी अवस्था भी नहीं आने देनी है। क्योंकि फूलों का उपयोग यदि खरीदने वाला माला बनाने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं सही अवस्था में कर पाएगा तो उसको मार्केट ले जाने का या बेचने का या प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए उससे पहले हमें जो है, ताकि पंखुड़ियां झड़े नहीं, उससे पहले मार्केट में पहुंचाना है उसको। इसलिए थोड़ा सा एडवांस स्टेज में तोड़ें, लेकिन इतनी एडवांस भी ना हो कि वो जो है वो पंखुड़ियां झड़ जाएं। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर पंखुड़ियां झड़ गई तो उसको कोई उसका पैसा उसको उचित दर पर प्राप्त नहीं मिलेगा। इसमें डॉक्टर साहब, जैसे हम गुलदाउदी की खेती करते हैं, किसान भाई इसमें जब गुलदाउदी की खेती में व्यस्त होते हैं, तो इसमें आप ये बताएं कि कोई बीमारी भी लगती है, और लगती हैं तो उनका क्या उपचार है, संक्षेप में बताएं। और थोड़ा इसको नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की बाबत भी जानकारी दें। बिल्कुल जी। गुलदाउदी की एक मुख्य बीमारी जो है वो सेप्टोरिया ब्लाइट है।
जी। ये सेप्टोरिया ब्लाइट ऐसी बीमारी है जिसका जो इनोकुलम है वो जमीन में रहता है। इसकी जो फफूंद वाली बीमारी है, ये फफूंद इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक बात। तो ये जमीन में इसका जो है इनोकुलम रहता है। तो जैसे किसान भाई ओपन खेत में इसकी खेती कर रहे हैं, बरसात की बौछार पड़ेगी तो वो मिट्टी जो है वो पत्तों के निचले वाले हिस्से में चिपक जाती है, और वहाँ से उसमें क्योंकि वो कल्चर है उसका, वो पत्तों को खाना शुरू कर देती है फंगस, इसकी फफूंद जो है, और एक भूरे रंग के ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं और धीरे धीरे वो काले पड़ जाते हैं। फिर वो स्पॉट बड़ा होने लगता है और एक स्टेज ऐसी आती है, एक पत्ता काला, फिर ऊपर वाला पत्ता, फिर उससे ऊपर वाले सारे पत्ते पौधे के काले हो जाते हैं। तो इस अवस्था में यदि हम काले पत्तों वाले फूलों डंडी को जिसमें पत्ते काले हैं और ऊपर फूल खिला हुआ है मार्केट ले जाएंगे तो उस डंडी की वैल्यू नहीं रहती है। पत्ते बिल्कुल हरे होने चाहिए, उसमें कोई कीड़ा नहीं खाया हो, उसमें कोई बीमारी का दाग ना हो, तभी हमारे फूल की मार्केट में वैल्यू है। और ये बीमारी मैं बताना चाहूँगा इतनी सीरियस है कि इससे कोई भी वैरायटी बची नहीं है, कोई रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं है। ये भारतवर्ष में, पूरे हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में ये वैरायटी जो है, ये बीमारी जो है वो आती है। अब क्या करना है हमें इस बीमारी से बचने के लिए कि जो जमीन से बिल्कुल सटे हुए पत्ते हैं पौधे के, जब निराई गुड़ाई हम करते हैं लगभग 6 इंच 8 इंच तक वाला जो पोर्शन है पौधे का, उसको हमने पत्ते बड़े आराम से इसके तोड़ देने हैं ताकि वो बीमारी ऊपर मिट्टी के माध्यम से जा ही ना पाए। दूसरा, यदि जहां तक हो सके कि हमें इसमें थोड़ा सा वेंटिलेशन, एरेशन, जैसे मैं कह रहा था कि 4 या 6 शाखाएं एक पौधे पे हमें रखनी है। इसी तरह से लूज फ्लावर के लिए यदि हम बात कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सी शाखाएं यदि घनी हो गई हैं खेत में, क्यारी में, थोड़ी थोड़ी शाखाओं को हम निकाल सकते हैं ताकि उसमें वेंटिलेशन बनी रहे। क्योंकि फंगस को फैलने के लिए थोड़ा सा यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा, हवादार क्यारियाँ नहीं होंगी, तो जो है बीमारी जल्दी से फैलती है। तो इस तरह से कुछ कुछ उपाय हैं जो हम इसको अपने पौधों को बीमारी रहित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। और कीड़ों की बाबत भी डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं तो। कीटों में इसका जो मुख्य कीट, वैसे तो एरिया के हिसाब से जो है वो कीट भी निर्भर करता है कौन कौन से कीट आते हैं, लेकिन जो एफिड्स हैं, तेला जो है, तेला वो इसकी खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाता हुआ पाया गया है जी। 2 रंग का तेला जो है गुलदौदी में आता है। एक देखेंगे किसान भाई भूरे से रंग का रहेगा, जो काले से रंग का, जिसको बड़े आराम से किसान जो है वो पानी की तेज बौछारों से यदि पानी पत्तों के ऊपर फेंकेंगे, इस टिप वाले पोर्शन में, टॉप वाले पोर्शन में ज़्यादा रहता है, जो कोमल हिस्सा होता है पौधे का, उसमें ये रस चूसता है पौधे का। तो वो तेज पानी प्रेशर से यदि स्प्रे पंप से पानी यदि छिड़काव करते हैं किसान तो ये मर जाता है जी। लेकिन दूसरा जो एक ग्रीन हरे रंग का जो है तेला है, ये थोड़ा सा मारना मुश्किल है। तो हमने ये पाया है कि यदि दवाई, कोई भी सिस्टमिक दवाई इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये कीड़े से निजात पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये जब हमारी गुलदाउदी की खेती तैयार हो जाती है तो उसमें किसान भाइयों के सामने एक मार्केटिंग का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है। तो मार्केटिंग इसकी कैसे की जाए ताकि किसानों को इसकी खेती से अधिक आमदनी मिल सके, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। मार्केटिंग, फूलों की मार्केटिंग की जहाँ तक बात है, वहाँ अभी हमारे पूरे देश में मैं बोलना चाहूँगा बहुत ज़्यादा ये डेवलप नहीं हुआ है ये सेक्टर, मार्केटिंग वाला। हिमाचल प्रदेश में तो मैं बोलूँगा बहुत ही कम ये डेवलप हुआ है, क्योंकि जैसे हर एक ज़िले में, जिला स्तर में फ्रूट की मंडी है, सब्जी की मंडी है, इस तरह से फूलों की मंडी भी होनी चाहिए जो नहीं बन पाई है अभी तक। हो सकता है आने वाले समय में हम इतने विकसित हो जाएं कि हम हर एक ज़िले के हेडक्वार्टर में इसकी फूल की मंडी भी बनाएं। कोशिशें जारी हैं, किसान भाई लगे रहते हैं, लेकिन अभी तक शायद उस स्टेज को आने में थोड़ा सा समय लगेगा। जो मार्केटिंग अभी तक जारी है, किसान भाई कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो इसमें किसान भाई जैसे सही अवस्था में फूल को तोड़ें, काटें और उसको ग्रेडिंग करें, पैकिंग करें बॉक्सों में। इसके अलग अलग साइज़ के बक्से जो हैं, गुलदौदी के अलग हैं, कार्नेशन के अलग हैं, गुलाब के अलग हैं, उसमें पैक करेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे मार्केट में पहुंचाने की, ताकि सुबह के टाइम में जब दिल्ली की मार्केट में बोली ऑक्शन होती है, फूलों की बिक्री होती है, उस मंडी में समय से ये फूल पहुंच जाए। लेकिन
देखना ये है कि उसके फूलों का नुकसान कम से कम हो मार्केटिंग के टाइम में। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत सी गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो हमारा फूल जो है सारे किसान भाई बस की छत के ऊपर जो है फूलों की पेटियां जो है दिल्ली मार्केट तक पहुंचती हैं, जो काफ़ी नुकसान जो है वो फूलों का जो है मार्केट में, क्योंकि फूल बड़े नाजुक हैं तो वो सारा थोड़ा सा स्पॉइलेज हो जाता है, किसान का नुकसान हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि किसान भाई ये थोड़ा सा ध्यान दें और अपने ग्रुप्स इस तरह से बनाएं तो वो कूल चेन एक फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय ने हमने अभी इस विषय में थोड़ा सा एक कदम उठाया है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके अंतर्गत हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हैं। फूलों को एकदम से हम निकालते हैं, फील्ड हीट को रिमूव करने के लिए प्री कूल करते हैं और उसको बाद उसको कूलिंग के लिए ठंडा करने के लिए वहाँ रख देते हैं कूल चैम्बर्स में। और फिर विश्वविद्यालय ने एक रेफ्रिजरेटेड वैन भी खरीदी है, ट्रक खरीदा है। तो वो ट्रक जो है हम उपयोग में ला रहे हैं प्रोडक्शन से, खेत से उठा के कूल चैम्बर से निकाल के दिल्ली की मार्केट तक पहुंचाने में। तो किसान भाई यदि चाहें तो उस सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। उसका हमने नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं, तो वो अप्रोच करें विश्वविद्यालय को तो हम वो सुविधा भी किसान भाइयों को उपलब्ध करवा सकते हैं। जी, तो ये डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी सुविधा है जो आपने किसानों को बताई कि ये सुविधा अगर किसान इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो उनके लिए भी ये सुविधा विश्वविद्यालय की तरफ से उपलब्ध है और इसमें उनके फूल कम मुरझाएंगे क्योंकि ये एक बहुत ही पेरिशेबल जल्दी ख़राब होने वाली आइटम है और ये सीज़न भी तो गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसमें मुरझाने के ज़्यादा चांस होते हैं और उनको अपनी पैदावार का, अपने फूलों का रेट उतना नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। लेकिन किसान भाई को थोड़ा सा जो नॉमिनल चार्जेस, उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, अब दिल्ली तक गाड़ी यदि जाएगी, रेफ्रिजरेटेड वैन जाएगी, तो वो थोड़ा सा किसान को उसका खर्चा देना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा, जो उसका बियर टियर है रेफ्रिजरेटेड वैन का। जी ठीक है। और डॉक्टर साहब जो आपने इतनी जानकारी दी किसानों के लिए गुलदाउदी की खेती के बारे में, शुरू से लेकर आखिर तक हर पहलू पर प्रकाश डाला, वो किसान लोगों को उसका बहुत फ़ायदा होगा, वे बहुत इसका फ़ायदा उठाएंगे ऐसी उम्मीद है। लेकिन इसके अलावा और आप किसानों के फ़ायदे के लिए गुलदाउदी की खेती से संबंधित कुछ कहना चाहेंगे तो कृपया उनकी जानकारी के लिए आप बताएं और अपनी अच्छी नॉलेज और अपना पूरा अनुभव किसान भाइयों के लिए साझा करें। बिल्कुल, एक बात जो मैं समझ रहा हूँ छूट गई है हमारे से अभी तक। वैसे तो हमने थोड़ा थोड़ा सारा विषय को टच किया है, फिर भी यदि किसान भाइयों के कोई प्रश्न हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जो मुद्दा छूट गया है, मैं अभी उसको बात करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, वो ये है कि एक ऑफ सीजन फ्लावर प्रोडक्शन की तकनीक, वर्ष भर गुलदाउदी के फूल पैदा करने की तकनीक जो हमारे विश्वविद्यालय ने विकसित की हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अप्लाई करके किसान कभी भी साल में फूल पैदा कर सकता है और मार्केट में जब इसकी डिमांड अत्यधिक रहती है तो उसके नेचुरली उसके फूलों का जब मार्केट में सप्लाई कम होगी तो रेट ज़्यादा मिलेगा। कुछ किसान भाइयों ने इस तकनीक का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो कट फ्लावर की मैं बात करूं, यदि नॉर्मल सीजन में सर्दियों में इसके फूल आते हैं तो 2.5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये तक इसका जो एक स्टेम जो है मार्केट में बिक जाता है। लेकिन ऑफ सीजन में वही कट स्टेम 16 रुपये, 18 रुपये का दिल्ली की मार्केट में बिकता है। तो टेक्निक थोड़ी सी है लेकिन उसको अप्लाई करना है, टेक्निकली सीखना है और अप्लाई करना है, और आराम से किसान जो है उतने ही समय में ऑफ सीजन में फूल पैदा कर लेगा। जुलाई में, अगस्त में, जून में या सितंबर में, जब भी वो चाहे, साल में जब चाहे तब फूल पैदा कर सकता है। लेकिन इस तकनीक को सीखना है और उसको अप्लाई करना है अपने खेत में। तो ये तकनीक भी विश्वविद्यालय ने विकसित कर दी गई है। यदि किसी किसान भाई को विस्तृत जानकारी इसके बारे में चाहिए तो विश्वविद्यालय की 2-3 ऐसी किताबें भी छापी हैं छोटी छोटी किसान भाइयों के लिए, वो भी खरीद सकते हैं और या पर्सनली विभाग से जानकारी हासिल भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए और गुलदाउदी की खेती के बारे में पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक किसान भाइयों से साझा की। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब जब हमें किसान भाइयों के लिए ऐसी जानकारी भविष्य में ज़रूरत हम समझेंगे या ज़रूरत होगी तो आपसे
फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आते रहें और किसान भाइयों से ऐसी अच्छी और उपयोगी जानकारी साझा करते रहें, तो वो हमारे लिए हितकारी होगा और किसान भाइयों के लिए तो बहुत हितकारी होगा। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमारे स्टूडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी डॉक्टर एस आदिमान की बातचीत, जो गुलदाउदी की खेती के बारे में दे रहे थे हमें जानकारी। अगर और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। इनका नंबर है 9418214160। नंबर आप सभी को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 9418214160। फिलहाल तो श्रोताओं, वक्त हो चुका है हमारे इस कार्यक्रम आओ चले खेतों की ओर को यहीं समाप्त करने का। तो मुझे यानी सुमन को दीजिएगा आप सभी इजाजत।